श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद से जुड़ी याचिका पर सुनवाई करते हुए मथुरा के कोर्ट ने बड़ा आदेश दिया है। मथुरा के सिविल जज सीनियर डिवीजन की अदालत ने शाही ईदगाह के सर्वे का आदेश दिया है। जानकारी के अनुसार श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह विवाद को लेकर हिंदू पक्ष की ओर से दायर अपील पर मथुरा के सिविल जज सीनियर डिवीजन की कोर्ट में सुनवाई हुई। सिविल जज सीनियर डिवीजन ने अपने आदेश में कहा कि सर्वे की रिपोर्ट 20 जनवरी तक कोर्ट को सौंपनी होगी। साथ ही सिविल कोर्ट ने मामले से जुड़ी सभी पक्षों को नोटिस भी जारी किया है। चीन समेत कई देशों में कोरोना वायरस की बड़े पैमाने पर दस्तक के बीच केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने शनिवार को कहा कि चीन, जापान, दक्षिण कोरिया, हांगकांग और थाईलैंड से भारत आने वाले यात्रियों में कोरोना वायरस का पता लगाने के लिए RT-PCR टेस्ट कराना अनिवार्य होगा। रिपोर्ट पॉजिटिव पाए जाने पर यात्रियों को क्वारंटाइन किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्री स्वामी नारायण गुरुकुल राजकोट संस्थान के 75वें अमृत महोत्सव को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि मुझे पूरा विश्वास है आने वाले वक्त में संस्थान का भविष्य और भी यशस्वी होगा। पीएम ने कहा कि गुरुकुल सदियों से समता, समानता और सेवा भाव की वाटिका की तरह रही है। साथ ही पीएम मोदी ने पिछली सरकारों पर निशाना साधते हुए कहा कि आजादी मिलने के बाद हमारी शिक्षा प्रणाली में भारत के गौरवशाली इतिहास को पुनर्जीवित करने की जिम्मेदारी थी, लेकिन तत्कालीन सरकारों ने इसे लेकर कोई कदम नहीं उठाया। दुनिया भर में बढ़ते कोरोना के मामलों को देखते हुए भारत सरकार भी अलर्ट हो गई है। देश में चल रही कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा से कोरोना का प्रसार होने का खतरा बढ़ा है। इसे लेकर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि अगर देश में कोविड का नया प्रसार होता है तो इसके लिए कांग्रेस के नेताओं को जिम्मेदार ठहराया जाएगा। अनुराग ठाकुर ने भारत जोड़ो यात्रा पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि क्या कांग्रेस कोविड प्रोटोकॉल का पालन नहीं करेगी। ठाकुर ने सवाल किया कि क्या एक परिवार या एक पार्टी कोविड प्रोटोकॉल से ऊपर है। संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देशों ने सुरक्षा परिषद में निर्वाचित गैर स्थायी सदस्य के रूप में भारत के सफल कार्यकाल और इस महीने इसकी उत्पादक अध्यक्षता की सराहना करते हुए कहा कि भारत ने बहुपक्षीय कूटनीति के उच्चतम मानकों का प्रदर्शन किया है। वहीं संयुक्त अरब अमीरात के प्रतिनिधि ने सराहना करते हुए कहा उनका देश ग्लोबल साउथ के लिए भारत की लगातार वकालत करेगा। साथ ही मोरक्को के स्थायी प्रतिनिधि उमर ने कहा कि भारत परिषद में अपने पूरे समय के दौरान आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए बहुत महत्व रखता था। वहीं चिली के प्रतिनिधि ने भी कहा कि सुरक्षा परिषद में सुधार के संबंध में भारत की ओर से बुलाई गई बैठक बहुत महत्वपूर्ण थी। ऐसा होने पर सुरक्षा परिषद की प्रासंगिकता और बढ़ गई। बता दें, भारत ने 2021 से 22 में परिषद के निर्वाचित सदस्य के रूप में अपने 2 साल के कार्यकाल में दूसरी बार 1 दिसंबर को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की मासिक अध्यक्षता ग्रहण की थी। सीबीआई ने आईसीआई बैंक के पूर्व एमडी और सीईओ चंद कोचर और उनके पति दीपक कोचर को विशेष अदालत में पेश किया और उनकी 3 दिन की हिरासत मांगी है, जिसे स्वीकार कर लिया गया। सीबीआई के वकील ने कहा कि हमने दोनों आरोपियों को दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 41 का नोटिस दिया था, लेकिन उन्होंने सहयोग नहीं किया, इसलिए हमने उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। बता दें, यह कार्रवाई वर्ष 2012 में आईसीआई बैंक द्वारा वीडियोकॉन समूह को ऋण देने में की गई धोखाधड़ी और अनियमितता के सिलसिले में की गई है। मोदी कैबिनेट ने वन रैंक वन पेंशन योजना यानी OROP में बड़ा बदलाव किया है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने बताया कि इस बदलाव के तहत 1 जुलाई 2019 से पहले सेवानिवृत्त हुए 25 लाख सैन्य कर्मियों और उनके परिवारों को लाभ मिलेगा। कैबिनेट ने वन रैंक वन पेंशन के तहत रक्षा बलों के कर्मचारियों, पारिवारिक पेंशन भोगियों के पेंशन में अगले संशोधन को मंजूरी दे दी है। 25 लाख से ज्यादा सेवानिवृत्त सैन्य कर्मियों और उनके परिवारों को मिलने वाले इस लाभ में जुलाई 2019 से जून 2022 तक एरियर दिया जाएगा, जिस पर लगभग 23,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इसके साथ ही उन्हें महंगाई भत्ता भी दिया जाएगा, जिस पर करीब 8,450 करोड़ रुपए खर्च होंगे। सैन्य अभ्यास काजिंद 22 के 6ठे संस्करण भारत और कजाकिस्तान की सेनाओं के बीच मेघालय में चल रहे संयुक्त सैन्य अभ्यास को लेकर बड़ी जानकारी सामने आई है। इस अभ्यास में आज शनिवार सुबह भारतीय वायु सेनाओं के Mi-17 हेलीकॉप्टर के साथ दोनों देशों की सेनाओं ने हेलीबॉर्न ऑपरेशन किया है। पूर्वी क्षेत्र हेलीकॉप्टरों ने दोनों देशों के बीच सहयोग और द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के मकसद से उमरोई में यह अभ्यास शुरू हुआ था। 28 दिसंबर को इस सैन्य अभ्यास का समापन हो जाएगा।
रूस ने यूक्रेन के खरसोन शहर पर एक बार फिर से हमला किया है। इस हमले में 5 लोगों की मौत हो गई, जबकि 35 लोग घायल हैं। राष्ट्रपति जेलेंस्की ने इस हमले को लेकर रूस की निंदा की है। राष्ट्रपति जेलेंस्की के टेलीग्राम अकाउंट पर तस्वीरों में जलती हुई कारों, टूटी हुई खिड़कियों और फुटपाथों पर लाशों के रूप में दिखाई देने वाले एक सिटी सेंटर को दिखाया गया है। उन्होंने लिखा कि सोशल नेटवर्क इन तस्वीरों को संवेदनशील सामग्री के रूप में चिन्हित करेंगे। यह यूक्रेन और यूक्रेनियन का वास्तविक जीवन है। बता दें कि यूक्रेन ने नवंबर में 24 फरवरी के आक्रमण के बाद से रूस द्वारा कब्जा की जाने वाली एकमात्र क्षेत्रीय राजधानी खरसोन को वापस ले लिया। अमेरिका के संसद परिसर में 6 जनवरी 2021 को हुए दंगे को लेकर संसदीय समिति ने अपनी जांच रिपोर्ट जारी कर दी है। मिसिसिपी से सांसद बेनी थॉम्पसन की अध्यक्षता में 18 महीने तक चली अपनी जांच में संसदीय समिति ने 10 सुनवाई के दौरान 1000 गवाहों के साक्षात्कार और लाखों पेजों के दस्तावेजों से तैयार अपनी 814 पेज की फाइल रिपोर्ट पेश की है। समिति ने ट्रंप को भी सार्वजनिक पद दिए जाने की अनुमति न देने की सलाह दी है। संसदीय समिति की जांच रिपोर्ट में कहा गया है कि 6 जनवरी को हुई हिंसा का कारण केवल एक व्यक्ति था, वो है ट्रंप, जिन्होंने लोकतंत्र को खतरे में डालने के साथ अमेरिकी सांसदों के जीवन को भी संकट में डाल दिया था। जम्मू कश्मीर की स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने श्रीनगर के बाराजुल्ला में हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के पूर्व अध्यक्ष सैयद अली गिलानी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। जांच एजेंसी ने उनके नाम की कम से कम 20 संपत्तियां कुर्क की हैं। साथ ही राज्य जांच एजेंसी की छानबीन पर कश्मीर के विभिन्न जिलों में संपत्तियों को कुर्क किया गया है। बता दें, कश्मीर घाटी के बड़गाम, मागम, पुलवामा, अवंतीपोरा, कुलगाम और श्रीनगर जिलों में भी छापेमारी की गई है। बिहार के मोतिहारी जिले में ईंट भट्टे की चिमनी में हुए विस्फोट की घटना पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गहन शोक व्यक्त किया है। आज शनिवार को सुबह ट्विटर पर उन्होंने मृतकों और घायलों के परिवारों को सांत्वना देते हुए कहा कि मोतिहारी में एक ईंट भट्टे में हुए हादसे में लोगों की मौत से व्यथित हूं। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से प्रत्येक मृतक के परिजनों को 2 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए की अनुग्रह राशि दी जाएगी। बता दें, इस हादसे में अब तक 8 लोगों की मौत हो चुकी है और 16 से ज्यादा लोग घायल हैं। राजस्थान में लगातार भर्ती परीक्षाओं को लेकर लीक हो रहे पेपर पर गहलोत सरकार पर सवाल खड़े हो रहे हैं। बता दें कि 24 दिसंबर को 2nd ग्रेड अध्यापकों की भर्ती के लिए परीक्षा होनी थी। परीक्षा शुरू होने से पहले ही पेपर लीक हो गया, जिसके चलते मामले को गंभीरता से लेते हुए सरकार ने पेपर रद्द कर दिया। वहीं पेपर रद्द होने से गुस्साए छात्रों ने जमकर नारेबाजी की। इससे पहले भी 22 नवंबर को राजस्थान में वन विभाग में वन रक्षकों की भर्ती का पेपर लीक हो गया था और परीक्षा को रद्द भी करना पड़ा था। देश के रत्न और आभूषण उद्योग ने कोविड महामारी से उभरते हुए जोरदार प्रगति की है। रत्न और आभूषण काउंसिल के वर्तमान अध्यक्ष राजीव जैन ने बताया है कि उद्योगों ने इस वित्त वर्ष की पिछली तिमाही में $48 बिलियन का निर्यात किया है। बता दें कि उद्योगों ने पूरे वित्त वर्ष के लिए $48 बिलियन का लक्ष्य रखा था। उत्तर प्रदेश राज्य का औद्योगिक ढांचा विदेशी निवेशकों को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। इसी कड़ी में अरब की दिग्गज तेल उत्पादक कंपनियां राज्य में 50,000 करोड़ रुपए का निवेश करना चाहती है। राज्य के कैबिनेट मंत्री राकेश सचान ने बताया है कि संयुक्त अरब अमीरात के 50 से अधिक व्यापारिक समूह ने निवेश की पेशकश की है। यह निवेश राज्य के ऊर्जा, खुदरा, रियल एस्टेट, विद्युत गतिशीलता, रसद, पर्यटन, स्वास्थ्य, खाद्य प्रसंस्करण आदि क्षेत्रों में किया जाएगा।